चलो तो कल तक का चीज समझ आया ना? तो एक मिनट ना, बंद करता हूँ। तो हम लोग कल क्या पढ़े थे? इंडक्शन मशीन, है ना। और इंडक्शन मशीन में हम लोगों ने कल उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझा। आज हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। और आज का जो क्लास रहेगा हमारा, है ना, आज का जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे, स्लिप फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडक्शन मशीन में स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो टॉपिक लिखो, स्लिप फ्रीक्वेंसी। स्लीप फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग कल का वर्किंग प्रिंसिपल ये टॉपिक से रिलेटेड है। अब देखो क्या हुआ, कल हम लोगों ने देखा जब हम लोग थ्री फेज सप्लाई दिए थे, है ना, जब हम लोगों ने थ्री फेज सप्लाई दिया तो स्टेटर में एक मैग्नेटिक फील्ड आया और वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। हुआ कि नहीं? अब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो कौन से स्पीड से घूम रहा है बताओ? सिंक्रोनस स्पीड से। गुड। तो ये स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा क्या है? स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड है वो स्पीड क्या है आपका? ns, सिंक्रोनस स्पीड। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि एक और फील्ड आया था, रोटर में थ्री फेज करंट जो फ्लो हुआ था उसके कारण एक और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया था कि नहीं? कल देखा था हम लोगों ने। तो रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी ns के डायरेक्शन में, रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी ns के डायरेक्शन में कौन से स्पीड से घूम रहा है? ns स्पीड से घूम रहा है। घूम रहा था कि नहीं? ये क्या है आपका? रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये हम लोगों ने कल देखा है, ns स्पीड से घूम रहे हैं। अब उसके बाद फिर क्या हुआ था? दो फील्ड इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद टॉर्क जनरेट हुआ, और टॉर्क जनरेट होने के बाद क्या हुआ, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका रोटर है ना, वो रोटर क्या हो गया? चलने लग गया। ऐसे हुआ था ना। और रोटर चलने के बाद कौन सी स्पीड में था? मान लो कोई स्पीड है, रोटर स्पीड ns। चलो, तो ये है मान लो आपका रोटर, और ये जो रोटर है ये कौन सी स्पीड से घूम रहा है आपका? n स्पीड से घूम रहे हैं। तो रोटर की जो स्पीड है वो कौन सी स्पीड है आपका? n। ठीक है, तो ये है आपका रोटर
रोटर रोटेटिंग विथ ns स्पीड, रोटर रोटेटिंग विथ ns स्पीड। यहां तक का चीज क्लियर हुआ? गुड। अब देखो, अब ध्यान से समझना, अब जो मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। मैं एक आदमी को कहां बैठाऊंगा, यहां पास। कहां बैठाऊंगा? यहां पास बैठा दिया, ठीक है। क्या है यहां पास? ध्यान से समझना, क्या है यहां पास? कंडक्टर है कि नहीं? यहां पास क्या है? रोटर कंडक्टर है, और उस कंडक्टर के ऊपर मैंने क्या कर दिया? एक आदमी को बैठा दिया। अब जैसे ही आदमी को बैठाया तो आदमी कौन सी स्पीड से घूम रहा है? मैं जब यहां खड़ा होकर देखूंगा तो वो मेरे को कैसे दिखेगा? n स्पीड से घूम रहा है। समझ रहे हो? अब ये सोचो कि आप जो हो वो, ये आदमी आप हो और इस रोटर में बैठ गए हो, ठीक है। इस रोटर, मान लो ये रोटर n स्पीड से घूम रहा है और हम उसमें बैठे हैं। अब बैठ के मैं ऊपर जब देखूंगा, अपने ऊपर जब देखूंगा, है ना, इसके ऊपर ये जब देखेगा तो ये बताओ, ये जो रेड कलर है, जो रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, कहाँ गया? हाँ, रेड वाला रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वो उसको कौन सी स्पीड से घूमते हुए दिखेगा? ns स्पीड से दिखेगा। रिलेटिव स्पीड रहेगा ना दोनों के बीच का। जैसे मान लो दो लोग दौड़ रहे हैं, ठीक है, दो लोग दौड़ रहे, तो मैं बैठा हुआ दौड़ को देख रहा हूं, तो मेरे को दोनों की एक अलग अलग स्पीड दिखेगी, ठीक है। अब जब दौड़ने वाले लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, उसमें जब एक दौड़ने वाला दूसरे को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? अगर मान लो उसका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और मेरा स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और मैं उसको देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा? दोनों के बीच का डिफरेंस दिखेगा ना। और मान लो दोनों बराबर है तो कैसे दिखेंगे? दोनों एक साथ चलते हुए ऐसा दिखेंगे कि नहीं? और दोनों अगर एक दूसरे को देखेंगे तो कैसे लगेगा कि रुका हुआ है? दिखता है। जब ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन में जब दो ट्रेन सेम स्पीड से जाता है तो एक ट्रेन में बैठा हुआ आदमी दूसरे ट्रेन को ऐसे देख सकता है कि नहीं? बताओ जी, देख सकता है? क्यों देख सकता है? क्योंकि उसको कैसे लगेगा, अरे ये तो रुका हुआ है, वैसे लगता है कि नहीं? और जबकि हम यहाँ नीचे खड़े होके देखते हैं तो दोनों ट्रेन एक स्पीड से चलता रहता है, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? रिलेटिव स्पीड। तो जब कोई आदमी यहाँ बैठ के, क्योंकि ये खुद ऑलरेडी n स्पीड से घूम रहा है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप यहाँ बैठोगे तो ये हमको पता नहीं चलेगा। पृथ्वी घूम रहा है लेकिन हम पृथ्वी के ऊपर है ना। यदि कोई आदमी स्पेस से हमको देखेगा तो हम घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन मैं यहाँ हूं तो मेरे को पता नहीं चल रहा है ना। अब मेरे रिस्पेक्ट में ये फैन को मैं देखूंगा तो मेरे को ये फैन घूमते हुए दिखेगा। समझ आ रहा है ना? बस वैसे ही समझो। तो ये n स्पीड से ये घूम रहा है, और जब ये रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को देखेगा कंडक्टर में बैठ के, है ना, तो उसको क्या दिखेगा? रिलेटिव स्पीड कितना दिखेगा? रिलेटिव स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव स्पीड with respect to rotor कंडक्टर क्या दिखेगा मेरे को? दोनों क्या? माइनस ns माइनस n, यही दिखेगा कि नहीं? ns माइनस n, समझ आया? ठीक है। ns क्या है आपका? ज्यादा स्पीड है इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ, ज्यादा में माइनस करोगे उतनी स्पीड यहाँ आपको ये दिखेगा। अब मेरे को ये बताओ, ns माइनस n दिख रहा है, किसमें बैठा हुआ है आदमी? विथ रिस्पेक्ट टू रोटर कंडक्टर में बैठा हुआ, मतलब इस कंडक्टर में बैठा हुआ है। अब ये बताओ मेरे को, अब ये आदमी इस स्टेटर, ये आदमी बैठ के इस स्टेटर फील्ड को देखेगा, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर बैठ के देखेगा, तो इसकी स्पीड भी ns है ना, इसकी स्पीड भी ns है कि नहीं? ठीक है। तो उसको क्या दिखेगा?
जो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहां पर लिख देता हूं रिलेटिव स्पीड ऑफ रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका हो गया। सिमिलरली रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ स्टेटर, स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड with respect to रोटर कंडक्टर, रोटर कंडक्टर, ये भी कितना दिखेगा आपको, ns माइनस n। समझ आया? तो फाइनली मेरे को क्या पता चल रहा है कि जब रोटर मेरा घूम रहा है, तो ध्यान से समझो, ये क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, मेरा कंडक्टर है, और दोनों घूम रहा है। ये कौन सी स्पीड से घूम रहा है, n स्पीड से, और ये कौन सी स्पीड से घूम रहा है, ns स्पीड से। अब ये बताओ, ये जो फील्ड है ये रोटर कंडक्टर को काटेगा, काटेगा ना, कौन सी स्पीड से काटेगा, ns माइनस n स्पीड से काटेगा, काटेगा ना, क्योंकि ये भी n स्पीड से घूम रहा है। जैसे दो आदमी दौड़ रहे हैं, समझो लीनियर मोशन मान लो, ये n स्पीड से दौड़ रहे हैं, ठीक है, और ये ns स्पीड से दौड़ रहे हैं, तो ये लीनियर है। तो समझो जब ये दौड़ रहे हैं n स्पीड से, मान लो इसका है 50 किलोमीटर और ये वाला जो है वो 100 किलोमीटर से आ रहा है, तो ये इसको ऐसा काटेगा ना, काटेगा कि नहीं? तो कौन सी स्पीड से काटेगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 की स्पीड से ये काटेगा। फिर अगर ये वापस घूम के आया, फिर वापस घूम के आया, तो कितने की स्पीड से काटेगा, ये 50 की स्पीड से चल रहा है, ये 100 के, मतलब समझो तो कितना की स्पीड से काटा, 50 के, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50 रिलेटिव स्पीड, है ना। तो फाइनली मेरे को पता चल रहा है कि कंडक्टर जो है, ये जो रोटर कंडक्टर है, इसको ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है वो ns माइनस n स्पीड से काट रहा है, n स्पीड से काट रहा है। तो मैंने क्या पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड इज इक्वल टू, ये पढ़े ना हम लोग, 120 इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल। पढ़े कि नहीं, पढ़े ना, ठीक है। स्पीड कितना है, ns माइनस n, इसी स्पीड से कट रहा है ना वो रोटर कंडक्टर, तो स्पीड कितना है हमारा, ns माइनस n, इस स्पीड से काट रहा है 120, और फ्रीक्वेंसी मान लो रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f2, यहां लिख देता हूं मैं, रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्या है, नंबर ऑफ पोल, क्लियर, नंबर ऑफ पोल। इसी को मैं यदि आगे लिखूं, इसको मैं लिखना आप लोग, पहले मैं पूरा पढ़ा देता हूं। तो ns माइनस n इज इक्वल टू 120 इंटू f2 डिवाइड बाई p। अब f2 की वैल्यू निकालो, तो f2 इज इक्वल टू क्या होगा, ns माइनस n इंटू p डिवाइड बाई 120, होगा कि नहीं होगा। अब देखो, अब मैं क्या करता हूं, f2 इज इक्वल टू, मैं ये करता हूं ns माइनस ऑफ n डिवाइड कर देता हूं मैं ns से, और मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं ns से, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा इससे, मैंने डिवाइड भी ns से कर दिया इसको, और मल्टीप्लाई भी ns से कर दिया, और इस वैल्यू को मैं ऐसा लिख देता हूं p अपॉन 120। समझ आया? अगर आप 2 से डिवाइड करो और 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब तो वही होता है कि नहीं। तो ns माइनस n अपॉन ns इंटू ns इंटू p अपॉन 120। चूंकि मैं जानता हूं कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैं जानता हूं सप्लाई फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी यदि मेरा f है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू f, तो मैं जानता हूं कि ns इज इक्वल टू, पढ़ाया था ना, सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल टू f सप्लाई,
एफ सप्लाई डिवाइड बाई पी, होता है कि नहीं, पढ़ाया था इसको। तो यहां से एफ सप्लाई निकालो तो एफ सप्लाई इज इक्वल टू होगा आपका एन एस इंटू पी डिवाइड बाई 120। तो देखो ये वैल्यू इज इक्वल टू एफ सप्लाई लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ ना, दोनों बराबर है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, F2 इज इक्वल टू एन एस माइनस ऑफ एन डिवाइड बाई एन एस इंटू एफ सप्लाई। एफ सप्लाई हो गया। अब यदि मैं एज्यूम करता हूं, एज्यूम स्लिप S is equal to ns minus of n divided by ns, slip S is equal to ns minus of n upon ns। तो क्या होगा भाई, F2 is equal to S into F सप्लाई। रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, समझ आया। तो ये सप्लाई स्लीप क्या है आपका, यही फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं स्लीप फ्रीक्वेंसी, स्लीप फ्रीक्वेंसी या फिर रोटर फ्रीक्वेंसी, रोटर फ्रीक्वेंसी। चलो इसको लिखो, पहले इसको पूरा लिखो, उसके बाद मैं आगे और पढ़ाऊंगा, है ना। ये सिर्फ रिलेटिव स्पीड अभी मैं बता रहा हूं। लिखो इसको, चलो। तो ये चीज हमको समझ आया, ठीक है। इसको हम लोगों ने लिखा, इसको आप लोगों ने लिखा। अब उसके बाद मेरे को ये चीज समझ आया। अब तीसरा चीज मैं ये समझता हूँ कि भाई हाँ, मैं तो देख रहा हूँ कि मेरा ये जो कंडक्टर रखा हुआ है, ये जो कंडक्टर रखा हुआ है, इसको जो भी फील्ड काट रहा है ना, फील्ड जिस स्पीड से काट रहा है वो स्पीड, मेरा रिलेटिव स्पीड क्या है, ns माइनस ऑफ n, यही स्पीड से काट रहा है ना, ठीक है। और इसी स्पीड के कारण एक रोटर स्लिप फ्रीक्वेंसी आई, F2 आया कि नहीं, स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो ये बताओ मेरे को, यही फ्रीक्वेंसी के से ही तो ईएमएफ की भी फ्रीक्वेंसी भी तो यही रहेगी ना, जो आपका कंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ रहेगा, इंड्यूस ईएमएफ इन रोटर कंडक्टर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो F2 रहेगी कि नहीं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहेगी कि F2 रहेगी, F2 रहेगा ना भैया। ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर को मान लो इसको मैं रोक दिया फॉर एग्जांपल, और ये इसकी स्पीड क्या है, ns माइनस ऑफ n, ठीक है। इसको मैं रोक दिया और ये जो फील्ड है उसकी स्पीड क्या है, ns माइनस n। अब ये ns माइनस n स्पीड से काट रहे हैं, तो भाई जिस स्पीड से काटेगा वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी ना। यदि 50 हर्ट्ज से काटता है तो 50 हर्ट्ज, और यदि 2 हर्ट्ज से काटेगा तो 2 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा। यही तो आपका क्या बोलते हैं उसको, फैराडेज लॉ बोलता है ना। तो ये मान लो आपका ns माइनस n स्पीड से चल रहा है, इसको मैं रोक दिया हूं और ये चल रहा है ns माइनस n स्पीड से ही काट रहा है, तो उसी स्पीड से यहाँ ईएमएफ आएगा कि नहीं। मान लो 1 मिनट में वो 4 बार काटा, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया इसका, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। 1 सेकंड में 4 बार काटा तो 4 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। 1 सेकंड में 1000 बार काटा तो 1000 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में 2 हर्ट्ज आया तो 2 बार काटा तो 2 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, समझ आया। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, स्लीप फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा।
स्लीप फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। अब ये बताओ, ईएमएफ का फार्मूला जो हम लोगों ने ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, ईएमएफ E2 मान लो, E2 या ईएमएफ E2 डैश मान लो, E2 डैश इज इक्वल टू 4.44, यही पढ़े हो ना, 4.44 ट्रांसफार्मर का ही याद करो, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, इनटू नंबर ऑफ टर्न्स एन, क्योंकि यहाँ 3 फेस है तो नंबर ऑफ टर्न पर फेस एन फेस, इनटू फ्लक्स, जो भी फ्लक्स आपका आता है, फ्लक्स फाई एम, इनटू फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी यहाँ पास, F2 है कि नहीं, F2, F2 इज इक्वल टू, मैं पढ़ा हूं चूंकि E2 डैश इज इक्वल टू 4.44 इंटू एन पर फेस इंटू 5m, F2 इज इक्वल टू S इंटू F, तो F इंटू S, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं ना, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जब मेरा रोटर रुका रहेगा, जब मेरा रोटर रुका रहेगा मतलब रोटर एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, जब रोटर रुका रहेगा तो रोटर स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रोटर जब रुका रहेगा तो रोटर स्पीड कितना रहेगा, 0, तो स्लिप इज इक्वल टू क्या आएगा, स्लिप इज इक्वल टू ns माइनस एन अपॉन ns, तो ns माइनस 0 अपॉन ns इज इक्वल टू 1, ns अपॉन ns इज इक्वल टू 1 आएगा, समझ आया। तो जब रोटर रुके रहेगा तो s इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्या आएगा, इस फार्मूला में s इज इक्वल टू 1 रख लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 मान लो इज इक्वल टू क्या आएगा, 4.44 इंटू एन इंटू 5m इंटू F, और S इज इक्वल टू 1 इंटू 1, आएगा, आएगा कि नहीं। ये E2 डैश है ना, ये E2 डैश है विद स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो अब ये बताओ E2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4.44 इंटू एन इंटू 5m इंटू F पर फेस, सब पर फेस है ना, पर फेस, पर फेस। तो ये बताओ मेरे को, क्या मैं इस E2 डैश को, क्या E2 डैश को ऐसा लिख सकता हूं, S इंटू E2, S इंटू E2 लिख सकता हूं कि नहीं, क्योंकि E2 इज इक्वल टू क्या है, 4.44 इंटू एन इंटू 5m इंटू F, यही है ना E2 इज इक्वल टू, और E2 क्या है आपका, EMF एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, EMF एट स्टैंड, स्टैंड स्टिल मतलब रुका हुआ, स्टैंड स्टिल कंडीशन, रुके हुए कंडीशन में जो EMF है उसके बराबर है, समझ आया, समझ आया कि नहीं, ये कैसे आया, क्योंकि ये जो कंडक्टर में जो EMF आ रहा है ये वाला, ये क्या है आपका रोटर कंडक्टर EMF एट रनिंग कंडीशन, रोटर कंडक्टर EMF एट रनिंग कंडीशन, जब रोटर रन कर रहे हैं, रनिंग कंडीशन, और जब रोटर रुका हुआ है ना, रोटर रुका हुआ है तब मेरा क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। और इसके बराबर अगर इस वैल्यू को देखूं मैं तो ये E2 के बराबर है, तो E2 डैश इज इक्वल टू S इंटू E2, ठीक है, E2 डैश, तो ये E2 क्या है आपका, यहाँ लिखा हुआ EMF एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, क्लियर हुआ, समझ आया, लिखो इसको, तो यहां पर लिख लेना टॉपिक में, रोटर
इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहां पर लिख लेना इसको केस टू। केस टू क्या है? रोटर एट रनिंग कंडीशन, रोटर एट रनिंग कंडीशन, है ना, एन दिस नॉट इक्वल टू 0, एन नॉट इक्वल टू 0। रोटर कंडक्टर की स्पीड एन, फील्ड की स्पीड ns। चलो लिखो, इसको लिखो, फास्ट लिखो, फास्ट। लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझना, कोई कंडक्टर होता है, जैसे एक कंडक्टर है ना, ये कोई कंडक्टर है, सिंपली समझना, इस कंडक्टर का कोई इम्पीडेंस होता है कि नहीं? इस कंडक्टर का क्या होगा आपका? ये कंडक्टर है, सिंपल कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, इसका क्या होगा? एक इम्पीडेंस होगा, इम्पीडेंस होगा। वो इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होगा आपका? Z इज इक्वल टू R प्लस जे एक्स। ठीक है, इस कंडक्टर का इम्पीडेंस ऐसी होगा कि नहीं? अब ये बताओ मेरे को, ये जो इम्पीडेंस है, इस इम्पीडेंस में ये क्या है आपका? रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और ये जो है ये क्या है आपका? रिएक्टेंस। मेरे को ये बताओ, ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी है कि नहीं? इसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी के वेरिएशन पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्या? रेजिस्टेंस की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है क्या? हाँ, नहीं, नहीं करती। बट रिएक्टेंस जो होता है, चूंकि मैं जानता हूं रिएक्टेंस x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई ऑफ f इंटू एल, यही होता है। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंस जो होता है, रिएक्टेंस it is depend upon frequency, depend upon reactance is depend upon frequency। क्लियर? रिएक्टेंस जो होता है वो क्या करता है हमारा? फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? वो डिपेंड होता है। इसका मतलब ये है कि यदि ये रोटर कंडक्टर है, ध्यान से समझना, यदि इस कंडक्टर को रोटर कंडक्टर मानूं, तो रोटर कंडक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है? रोटर कंडक्टर की फ्रीक्वेंसी क्या है? F2। रोटर कंडक्टर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू F2 हर्ट्ज। तो भाई इम्पीडेंस इज इक्वल टू क्या होगा? इम्पीडेंस Z पर फेज इज इक्वल टू R2 पर फेज प्लस J इंटू R2 डैश मान लो, X2 डैश मान लो, Z2 डैश, X2 डैश पर फेज। ये मैं लिखूंगा कि नहीं? चूंकि ध्यान से समझना, यहां पर दो केस बताता हूं। केस 1, जब रोटर क्या होगा? रुका रहेगा, रोटर एट पहले समझो, उसके बाद लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टैंड स्टिल कंडीशन। और दूसरा केस है आपका
केस 2 रोटर एट रनिंग कंडीशन, रोटर एट रनिंग कंडीशन। तो रोटर जब मेरा स्टैंड स्टिल कंडीशन में होगा, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि स्लिप इज इक्वल टू क्या होगा 1, और स्लिप इज इक्वल टू 1 होगा तो F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू एफ सप्लाई इज इक्वल टू एफ सप्लाई, F2 इज इक्वल टू S इंटू एफ सप्लाई इज इक्वल टू एफ सप्लाई होगा कि नहीं। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X2 इज इक्वल टू 2 पाई एफ सप्लाई इंटू L, ये होगा। और यहां देखो रोटर एट रनिंग कंडीशन, तो रोटर एट रनिंग कंडीशन में S F2 इज इक्वल टू क्या होगा S इंटू एफ सप्लाई, तो X2 इज इक्वल टू क्या होगा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी क्या है, रोटर फ्रीक्वेंसी क्या है F2 इज इक्वल टू क्या है S इंटू एफ सप्लाई है, S इंटू एफ सप्लाई, S इंटू एफ सप्लाई। तो भाई मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या X2 डैश इज इक्वल टू S इंटू X2 लिख सकता हूं, S इंटू X2 लिख सकता हूं, वेयर X2 क्या है, X2 क्या है आपका रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, स्टैंड स्टिल मतलब रुका हुआ कंडीशन में यदि X2 हुआ और X2 डैश क्या है मेरा रनिंग कंडीशन में रिएक्टेंस एट रनिंग कंडीशन, तो Z डैश पर फेस इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं R2 डैश पर फेस प्लस S इंटू X2 पर फेस, ये डैश को भी हटा दो कुछ नहीं होता है। बस समझाने के लिए था ये जी, लिख सकता हूं ना, अच्छा लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है इस वाले पार्ट को लिखा हूं S इंटू X2, तो ये जो है वो क्या है आपका रोटर इम्पीडेंस, ये Z है ना, ये Z2 पर फेस, तो ये क्या है आपका रोटर इम्पीडेंस, लिखो, इसको लिखो फिर आगे बताता हूं, स्टेप बाय स्टेप समझो है ना, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर। रोटर इम्पीडेंस, इसके बाद फिर हम लोग लिख लिए ना इसको, अब समझो ये हो गया, इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, समझो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर, तो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर में क्या होगा समझो, रोटर है, अब ये बताओ मेरे को रोटर में क्या है हमारा रेजिस्टेंस, तो दिस रेजिस्टेंस इज R2, इसके बाद हमारा है क्या है इंडक्टेंस इज इक्वल टू J S X2,
उसके बाद क्या है, रोटर, हमारा रोटर टर्मिनल क्या किया था मैंने, शॉर्ट सर्किट। रोटर टर्मिनल को क्या किया था मैंने, शॉर्ट सर्किट। वर्किंग प्रिंसिपल पे बताया था मैंने आपको। और दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ एस इंटू E2, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं। रोटर, रोटर में कौन सा पर फेस है ना, सब ये चीज याद रखना, ये सब जो है वो पर फेस है, एक फेस का बनाते हैं हम लोग, पर फेस और पर फेस। ये मैं लिख सकता हूँ एस इंटू E2 पर फेस, R2 पर फेस, J इंटू एस इंटू एक्स पर फेस। अब मैं सभी को क्या करता हूं, S से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। सभी को मैं क्या करता हूं, S से डिवाइड कर देता हूं। क्यों S से डिवाइड कर रहा हूं, मैं सप्लाई ये जो E2 है ना, E2 S इंटू E2 है, उसको E2 बनाना चाहता हूं, ठीक है, समझना। तो S से यदि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, E2 पर फेस, और ये क्या हो जाएगा, R2 पर फेस डिवाइड बाई एस, हो जाएगा कि नहीं, R2 पर फेस डिवाइड बाई एस, और ये क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा आपका J इंटू X2 पर फेस। ऐसा हो जाएगा कि नहीं, ये ठीक है, ये रोटर का बना रहा हूं मैं। उसके बाद यदि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ध्यान से समझना इस सर्किट को। R2 जोड़ दो और R2 घटा दो, ठीक है, R2 जोड़ दो और R2 को माइनस कर दो, तो कुछ होगा इसमें, जीरो हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो R2 माइनस R2, और इधर क्या हो जाएगा, ये सब पर फेस है ना, नहीं लिखूंगा तब भी समझ जाना पर फेस है। J इंटू X2 पर फेस, और ये हो जाएगा आपका E2। तो अब ये सर्किट को मैं ऐसा लिख सकता हूं, दिस इज द R2, this is the JX2, this is the E2 पर फेस एंड पर फेस। R2 को यहाँ लिख दिया। अब ये दोनों में से, सॉरी यहाँ R2 बाई S है ना, तो ये दोनों में से R2 को बाहर निकालो। तो R2 को जब मैं बाहर निकालूंगा तो कैसा होगा, R2 पर फेस माइनस R2 पर फेस प्लस R2 पर फेस डिवाइड बाई S। तो R2 को जब मैं बाहर निकालूंगा, R2 पर फेस, तो ये कैसे लिखाएगा, 1 बाई एस माइनस ऑफ 1 लिखाएगा कि नहीं, लिखाएगा ना, 1 बाई एस यहाँ का और 1 यहाँ का, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिखूंगा R2 1 बाई एस माइनस ऑफ 1, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। किसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ये रोटर साइड का, ठीक है। चलो बनाओ इसको, रोटर साइड का इक्विवेलेंट सर्किट। अभी मैं पावर के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा पावर, है ना, बट अभी इसको लिखो, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर। ऐसा मैं क्यों किया हूं वो भी बताऊंगा, है ना, ऐसा मैं क्यों किया हूं बताऊंगा, बट अभी इसको ऐसे ही लिखो, जब मैं पावर पढ़ाऊंगा तो। इसमें इसमें से ज्यादा सोचना नहीं है अभी, बस ऐसा क्यों किया मैं बताऊंगा आपको, बट ये रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट है। आगे चल के जितना भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स होंगे ना, वो यही सर्किट से ही होंगे। स्टेटर को हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे, है ना, बट अभी इक्विवेलेंट पढ़ाने के लिए मेरे को ये पढ़ाना पड़ा। लेकिन आगे जितना भी होगा मैक्सिमम क्वेश्चन हम यहीं से सॉल्व करेंगे, जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है। अब मे भी हो सकता है कल मैं थोड़ा क्वेश्चंस करा दूं आपको।
हुआ? लिखो, जल्दी लिखो। लिखे? हो गया? नहीं हुआ? लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट थोड़ा। चलो, यहाँ रोटर साइड लिख लेना, रोटर साइड। इसके बाद लिखो इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ स्टेटर साइड। अब भाई स्टेटर साइड क्या होता है आपका? सप्लाई फ्रीक्वेंसी रहता है, रहता है कि नहीं? स्टेटर साइड कौन सा फ्रीक्वेंसी रहता है आपका? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपने दिया, और स्टेटर में भी कंडक्टर लगा रहता है कि नहीं? स्टेटर में भी क्या रहता है आपका? कंडक्टर लगा रहता है। तो इसका इम्पीडेंस कैसे बनाओगे? Z इज इक्वल टू, मान लो इसको Z1, ठीक है, Z1 स्टेटर साइड को, तो क्या हो जाएगा आपका ये R1 पर फेस प्लस J ऑफ X1 पर फेस, ठीक है। तो ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज। स्टेटर में दिया हमने V पर फेस सप्लाई वोल्टेज, V पर फेस। उसके बाद आ गया हमारा रेजिस्टेंस R1, उसके बाद आ गया हमारा इंडक्टेंस JX1। यहां तक का चीज समझ आया? तो यहां तक का पार्ट की क्या चीज को शो करता है? ये स्टेटर कंडक्टर को, स्टेटर कंडक्टर को शो करता है। अभी ध्यान से समझना ना, स्टेटर कंडक्टर को शो करता है। बट मैं एक चीज और देखा हूं, एक चीज और देखा हूं। क्या चीज देखा हूं मैं एक चीज और ये देखा हूं कि ये जो कंडक्टर होते हैं, ये जो कंडक्टर होते हैं वो कहाँ लपटाया हुआ है? पढ़ाया था ना कंस्ट्रक्शन में। ये कंडक्टर होते हैं, वो कहाँ रहता है भाई? वो कंडक्टर रहते हैं यहाँ स्टेटर स्लॉट में। ऐसी रहता है ना, रहता है कि नहीं? स्टेटर स्लॉट में यहाँ पास क्या रहता है? कंडक्टर रहता है। अब भाई ये स्टेटर स्लॉट किसका बना हुआ है? ये किसका बना हुआ है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना है कि नहीं? फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का बना हुआ है। अब इसी के कारण क्या होता है आपका? फ्लक्स जनरेट होता है कि नहीं? यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर में करंट जाता है, तो कंडक्टर में करंट जाता है तो ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह करते हैं कि नहीं? तो इसके अंदर क्या है भाई? मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके अंदर क्या है? डाइपोल है ना? इसके अंदर क्या है आपके? डाइपोल है। और इस डाइपोल को मैग्नेटाइज करने के लिए, जिससे क्या हो? फ्लक्स क्रिएट हो। इस डाइपोल को मैग्नेटाइज करने के लिए जिससे क्या होगा आपका? फ्लक्स क्रिएट होगा। फ्लक्स लाइन क्या होगा आपका? क्रिएट होगा। फ्लक्स लाइन क्रिएट होगा। तो इसके फ्लक्स लाइन क्रिएट करने के लिए क्या लगेगा मेरे को? मैग्नेटाइजेशन लगेगा। मैग्नेटाइजेशन
जैसा ट्रांसफार्मर में होता था सेम उसी तरीके से मैग्नेटाइजेशन करंट लगेगा, लगेगा कि नहीं, लगेगा ना। तो ट्रांसफार्मर में जैसा डाइपोल को हम क्या करते हैं, एक ही में अलाइन करना है, तो मैग्नेटाइजेशन करंट लगेगा, तो मैग्नेटाइजेशन करंट एक्स्ट्रा करंट लगेगा। तो उस मैग्नेटाइजेशन पार्ट को मेरे को शो करने के लिए मैं यहां पर क्या बनाऊंगा, एक इस तरीके से बनाऊंगा, इसको मैं बोलूंगा एक्स एम, मैग्नेटाइजेशन ब्रांच। ठीक है, क्या चीज को शो करता है वो, यहां से जो फ्लक्स निकल रहा है ना, तो फ्लक्स निकलने के लिए कौन सा करंट की जरूरत रहती है, मैग्नेटाइजेशन करंट की। इसको मान लो ये कौन सा करंट है, आई म्यू, मैग्नेटाइजेशन करंट की मेरे को जरूरत रहती है, जिससे क्या होगा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से फ्लक्स निकलेगा। फ्लक्स निकलता है तभी तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है ना, तीनों फ्लक्स मिलके। तो हर प्लेस में क्या निकलेगा, फ्लक्स निकलेगा, और हर फेस का फ्लक्स आपस में तीनों जोड़ के क्या बनता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। तो उस चीज को मैं शो करने के लिए पर फेस शो करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक मैग्नेटाइजेशन ब्रांच यहां जोड़ दिया, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर। दूसरा चीज क्या होता है, आपको पता है ना कि यहाँ पर लेमिनेटेड तो रखते हैं, लेमिनेटेड तो हम रखते हैं, बट उसके साथ साथ होता क्या है कि जैसे ये मेरा स्लॉट हो गया, ये क्या हो गया, मेरा एक स्लॉट को बना रहा हूं, है ना। ये इस तरीके से क्या होता है, आपका स्लॉट होता है, लेमिनेटेड रहता है, लेकिन ये गर्म होगा ना, होगा कि नहीं, गर्म होता है कि नहीं, मशीन गर्म होता है कि नहीं, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ईडी करंट लॉस, बिकॉज ऑफ आयरन लॉस लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ आयरन लॉस, और रजिस्टर में करंट फ्लो कराओगे तो गर्म होता है कि नहीं, रजिस्टर होता है ना। तो इसलिए इस आयरन लॉस को शो करने के लिए, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक और ब्रांच बना देता हूं, एक रेजिस्टेंस ब्रांच बना देता हूं, जो क्या करेगा, आई लिख देता हूं, आयरन लॉस को क्या करेगा, ये शो करेगा। तो यहां मैं लिख देता हूं, ये ब्रांच क्या शो करेगा, आयरन लॉस, ये वाला क्या शो करेगा, मैग्नेटाइजेशन करंट के लिए, मैग्नेटाइजेशन करंट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान से समझो कि भाई ये हो गया मेरा स्टेटर में था कंडक्टर, कंडक्टर से आया फ्लक्स, और ये हो गया मेरा रोटर। अब ये बताओ स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, स्टेटर और रोटर के बीच में क्या है, एयर गैप है कि नहीं। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में क्या रहता है, मैग्नेटिक कोर रहता है कि नहीं। ट्रांसफार्मर में क्या रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में क्या रहता है, मैग्नेटिक कोर। लेकिन इंडक्शन मशीन में क्या रहता है, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप रहता है कि नहीं, पढ़ाया हो ना। तो ये हो गया आपका स्टेटर, और उसके बाद आएगा आपका एयर गैप, और उसके बाद आएगा आपका रोटर। तो ये एयर गैप को भी तो शो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं। तो एयर गैप को मैं कैसे शो करता हूं, ट्रांसफार्मर में जैसे मैग्नेटिक कोर रहता है ना, तो यहाँ एयर कोर बना देता हूं ये, और इसके बाद आएगा आपका रोटर सर्किट। तो ये वाला पार्ट हो गया आपका स्टेटर, ये वाला पार्ट हो गया आपका एयर गैप, और उसके बाद आपका आएगा रोटर सर्किट। तो यहां मैं बना देता हूं रोटर सर्किट, यहां पर मैंने बना दिया E1, यहां पर बना दिया हमने R1, यहां पर बना दिया हमने R2 JX2, और ये हो गया E2, और उसके बाद यहां पर हमने लिखा था कुछ इस टाइप से, और इसकी वैल्यू थी आपकी R2 1/s माइनस ऑफ 1। तो ये टोटल जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये जो टोटल जो सर्किट आपको दिख रहा है, वो क्या है आपका इंडक्शन मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट। समझ आया। ये वाला पार्ट क्या है आपका स्टेटर, स्टेटर का इक्विवेलेंट सर्किट। स्टेटर, ये स्टेटर कंडक्टर को शो कर रहा है,
स्टेटर कंडक्टर को शो कर रहा है, ध्यान से समझना। हाँ, ये वाला मैंने अभी बताया मैग्नेटाइजेशन ब्रांच है, जो वहां पर फ्लक्स निकालेगी उसको शो कर रहा है। ये आयरन लॉस को शो कर रहा है। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर E1 लिख लो, तो ये वाला पार्ट आपका एयर गैप को शो कर रहा है। यहाँ पर E2 लिख लो, तो ये वाला साइड है आपका रोटर साइड। रोटर साइड, तो रोटर साइड को शो कर रहा है। तो रोटर में जो रेजिस्टेंस होगा और जो रोटर कंडक्टर जो लगा है उसको ये शो कर रहा है रोटर कंडक्टर। अब आ गई बारी कि ये वाला ब्रांच क्या शो कर रहे हैं। सब तो हो गया सर, बोल रहे होगे आप लोग, है ना। स्टेटर हो गया, एयर गैप हो गया, रोटर कंडक्टर हो गया। तो ये क्या है आपको पता है, इंडक्शन मोटर में लोड लगा रहता है, लगा रहता है कि नहीं। इंडक्शन मोटर कुछ तो काम करेगा ना, लोड लगेगा, मतलब चाहे पंप लोड बना दो, चाहे उसको किसी गाड़ी में लगा दो, जो भी है ना। तो लोड, तो ये वाला जो पार्ट शो करता है ना, वो मैकेनिकल लोड को शो करता है, मैकेनिकल लोड। तो सोचो हमने एक इंडक्शन मशीन को इलेक्ट्रिकल सर्किट में डिजाइन कर दिया कि नहीं। ये इंडक्शन मशीन का स्टेटर पार्ट है, सब पर फेस में है। यहां पर लिख देता हूं मैं नोट करके लिख लो, ऑल वैल्यू इन ऑल वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट आर इन पर इक्विवेलेंट सर्किट आर इन पर फेस। और इसी तरह यहां पर ये लिख लेना A:1, जैसे ट्रांसफार्मर में रहता है उस टाइप से, ठीक है। रोटर कंडक्टर का नंबर ऑफ टर्न्स हो सकता है ना, डिफरेंस हो, और स्टेटर का डिफरेंस हो, दोनों का अलग रहेगा नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स को, रेशियो को ये शो करेगा, इफेक्टिव रेशियो। तो ये हो गया आपका इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ इंडक्शन मोटर। लिख लो इसको, इक्विवेलेंट सर्किट आप रटोगे, लेकिन मैं आपको एक एक चीज को बताया हूं कि कहां से ये सब आया हुआ है। तो ये हो गया आप लोग का इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। और इसके बाद फिर हम लोग कल से थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी लगाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के पहले हम लोग थोड़ा सा पावर फ्लो को हम लोग समझेंगे। मोस्टली हम लोग का जो काम रहेगा ना वो यहाँ रहेगा, हम लोग इधर वाले पार्ट को लगभग इग्नोर रखेंगे, अपन इसी पार्ट पे काम करेंगे, ठीक है ना, स्टेटर वाला पार्ट को। बट इक्विवेलेंट सर्किट आपको जानना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इतना बताया। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कल, क्या डिस्कस करेंगे, अबाउट पावर फ्लो।